एक राज की राजकुमारी मेनका की सुंदरता की चर्चा कई राज्यों में दूर गांव में थी। मेनका की सुंदरता की सब कल्पना मात्र करते थे, क्योंकि आज तक उस रानी को किसी ने देखा ही नहीं था। रानी के पिता नहीं रहे और ना ही उनकी माताजी। पिता की मृत्यु के बाद वो अपने राज को संभाल रही थी। वो रोज एक सभा लगाती और उस सभा में सिर्फ उसे देखने के लिए दूर राज्य के गांव से लोग आते थे। कई राजकुमार और राजा भी मेनका को देखने के लिए आते थे। रानी की सभा रोज एक खुले मैदान में लगती थी। राजा और राजकुमार न सिर्फ उसे देखने आते थे, बल्कि उसके लिए कई राज्यों में युद्ध भी हो गया। भरी सभा में रानी एक बड़े पर्दे के पीछे बैठी रहती थी। कभी कभी जब सभा को संबोधित करने के लिए बोलती थी, तो उसकी आवाज पर ही जाने कितने श्रोता मोहित हो जाते थे। रानी बहुत चतुर थी। अपने राज्य पर आक्रमण न हो जाए और कोई उसे पाने के लिए सभा में ही उसे उठा न ले जाए, इसलिए रानी ने पहले ही सभा में एक घोषणा करा दी थी कि वो अपने शयन कक्ष में ही बिना पर्दे के रहती है। उसके शयन कक्ष में अगर कोई अकेला आकर रानी देख लेगा, तो वो रानी उससे विवाह कर लेगी। अगर ऐसा न करा कि वो सेना लेकर हमें जीतने आया, तो समझ जाएंगे कि वो कायर है। रानी की चतुराई के कारण कोई भी राज उस पर हमला नहीं करता था। रानी का शयन कक्ष किसी मधुमक्खी के छत्ते से कम नहीं था। कोई भी रानी तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाया था। हर रात कई राजकुमार और साधारण व्यक्ति कोशिश किया करते थे, लेकिन अगले दिन उनकी देह में प्राण ही नहीं बचते थे। कोई भी रानी के शयन कक्ष तक जाने वाला चक्रव्यूह को भेद नहीं पाया था, और महल में रानी का कक्ष कहाँ है किसी को आज तक नहीं पता था। रानी के सैकड़ों पहरेदारों की नज़र से कोई भी नहीं बच पाया है। बस रानी की सुंदरता सबकी कल्पना ही थी। रानी के लिए न जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन कोई भी रानी की सुंदरता को देख नहीं पाया। उसी राज में एक युवा था जिसका नाम सूरज। युवा बड़ा ही साधारण था, लेकिन बुद्धिमान था। उसे इस तरह की स्त्री के लिए लोगों का मरना बड़ा बुरा लग रहा था। वो कई को समझाता भी था कि दिन रात एक अनदेखी रानी की इतनी चर्चा करना बेकार है, लेकिन शायद ही वो किसी को समझा पाया हो। एक समय उसके गांव में एक नवयुवक रानी को देखने की चेष्टा में अपने प्राण गंवा बैठा। वो युवक सूरज का मित्र था। उस दिन वो रोया भी और मन में बस एक ही विचार करता रहा कि इस तरह इसका अंत कब और कैसे होगा। फिर उस युवा ने पूरी रात्रि विचार किया। सुबह वो रानी की सभा में के बाद पहरेदारों के मुख्य से मिला और वहाँ कि वो भी रानी की सेवा में सेना में शामिल होना चाहता है। उस प्रमुख से उसने कहा कि यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम्हें देख के ही जान गया हूँ कि तुम युद्ध के लिए नहीं बने हो। सूरज बोला कि वो उसे किसी भी काम के लिए रख लीजिए। सूरज बोला कि वो अच्छा खाना बनाता है और पहरेदारों को रात्रि में अन्न पानी तो चाहिए ही होता है। वो जी जान से सेवा करेगा। इस तरह की बातें करके वो सेना के लिए भोजन बनाने के प्रबंध करने में समूह में आ गया। करीब 6 माह तक वो मन लगाकर सेवा करता रहा। इस दौरान रानी को देखने की चाह के लिए युवा भी आते रहे और अपने प्राण गंवाते रहे। फिर एक रात्रि में लगभग 2 बजे उसने रसोई घर में खीर बनाई और सभी पहरेदारों को खीर वितरण की। कई ने मना भी किया कि उन्हें सचेत रहना है, लेकिन उसने कहा कि आज कोई नहीं आने वाला, क्योंकि रात चांदनी है और कोई मूर्ख ही है आ जाएगा। सभी पहरेदारों को उसने खीर खिला दी। खीर खाने के कुछ समय बाद ही सभी मूर्छित होकर गिर गए। सूरज ने खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। सूरज अब राजकुमारी का कक्ष ढूंढने लगा। 6 माह से वो यहाँ है, लेकिन इतने सख्त पहरा और पाबंदी है कि उसे भी पता नहीं कि रानी का कक्ष में सोती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सूरज को अब चिंता होने लगी, क्योंकि नशे की दवा का असर अभी अभी समाप्त हो जाएगा। फिर उसे एक चौक में नीचे तलघर में जाने का एक रास्ता दिखाई दिया। वो जैसे ही उस रास्ते पर गया, वहां कक्ष के बाहर 2 पहरेदार और थे, जिनको उसे पता ही नहीं था। वो छुप गया और विचार करने लगा। फिर उसने दीवार पर अपना सिर मारा और उन पहरेदारों की तरफ लड़खड़ाता हुआ
गया। उसके सिर से खून निकलता देख पहरेदारों को लगा कि इस बार उन्हें भी शायद जगह छोड़कर ऊपर जाकर लड़ना होगा, इसलिए दोनों अपने द्वार छोड़कर लड़ने के लिए ऊपर गए। उनके जाते ही सूरज खड़ा हुआ द्वार के सामने था और रानी भीतर कक्ष में थी। एक बार के लिए तो उसे धड़कन भी तेज हो गई, जिसे किसी ने देखा नहीं था। वह उसके द्वार पर खड़ा था। उसने द्वार खोलने के लिए द्वार पर हाथ लगाया और धक्का मारा, लेकिन वह द्वार नहीं खुला। द्वार पर नीचे एक बड़ा ताला उसे दिखाई ही नहीं दिया। उसने सोचा कि अब सब उसकी जान गई, क्योंकि कुछ समय के लिए पहरेदार होश में आ जाएंगे और वो पकड़ जाएगा। उसने कैसे सोच लिया कि जिस रानी के लिए इतनी पहरेदार लगे हैं उसके द्वार पर कोई ताला नहीं होगा। लेकिन फिर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि पहरेदार की चाबी उनके भागते वक्त वहीं गिर गई थी। अब उसने बिल्कुल भी देर नहीं की और चाबी लेकर द्वार खोल दिया। कक्ष के भीतर आकर उसने द्वार जल्दी से बंद किया और फिर ताला लगा दिया। अब उसने पहले एक गहरी सांस ली, फिर आंखें खोली तो उसे दिखाई दिया एक आलीशान कक्ष। सुगंधित पुष्पवाती वो कक्ष सुगंध से दे रहा था, लेकिन कक्ष में प्रकाश कम था। वो रानी के बिस्तर के पास गया। उसके कदमों की सरसराहट से रानी की नींद खुल गई और वो घबराकर उठकर बैठ गई। रानी के कक्ष में पहली बार कोई आया था। रानी ने पहले अपने चेहरे को पर्दा किया और लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, कौन है? सूरज बोला, अभी तक तो साधारण हूँ, लेकिन आपका मुख देखने के बाद हो सकता है साधारण न रहूं। रानी घबरा कर खड़ी हो गई। सूरज बोला कि अब यह पर्दा क्यों? अब तो मैं इस कक्ष में आ ही गया हूँ। अब तो मुझे वो चेहरा दिखा दीजिए जिसने न जाने कितनों की जान ले ली। अब तो प्रकाश में आ जाइए। रानी ने अपना पर्दा हटाया और प्रकाश में आई। युवक सूरज ने देखा और चौंक गया, क्योंकि लोगों के द्वारा रानी के जिस तरह से कल्पना की जा रही थी, रानी उसके बिल्कुल विपरीत थी। रानी का रंग साफ नहीं था और ना ही चेहरे में आभा थी। युवा उसे देखने युवा उसे देखकर हंसा और कहा कि अच्छा, इसलिए आप अपना चेहरा छिपा कर बैठती थी, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उस योग्य नहीं हो। रानी अब सर नीचे कर चुपचाप युवक की बात सुन रही थी। फिर रानी कहती है, स्त्री सुंदर ना हो तो कौन विवाह करता है? क्या तुम अब मुझे देखने के बाद मुझसे विवाह करोगे? तुम पुरुष किस तरह की स्त्री चाहते हो मुझे पता है। जरा सोचो, एक अकेली स्त्री, वो भी अगर सुंदर ना हो, तो कैसे और अब तक अपने राज को बचा पाती? यह मेरी चतुराई है कि मैं अभी तक रानी हूँ, किसी के अधीन नहीं हूँ। सूरज बोला, तुम्हारी चतुराई ने ना जाने कितने प्राण ले लिए, तुम्हें पता है? रानी बोली, प्राण मैंने नहीं, उनकी सुंदर स्त्री की चाह ने लिए हैं। तुम बताओ, अगर तुम पहले ही जानते कि मैं सुंदर नहीं हूँ, तो क्या अपने प्राणों की बाजी लगाकर यहाँ तक आते? तुम मुझसे विवाह करो, अपनी पत्नी की सुंदरता का भ्रम इसी तरह लोगों में बनाए रखो। तुम्हारे भी मान बढ़ेगा कि जिस कोई नहीं पा सका उसे तुमने पा लिया। सूरज कुछ सोचने लगा। उसे सोचता देख रानी ने कहा कि तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूँ। सूरज मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। रानी आपकी बात सुनकर खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर की नहीं रही। सूरज ने एक कपड़ा निकाला और रानी के मुंह पर रख दिया। रानी बेहोश हो गई। सूरज रानी को उठाकर महल के गुप्त द्वार से होता हुआ पास के ही अपने घर में ले गया और वहां ले जाकर उसे बांध दिया। सूरज जल्दी से फिर अपने घर से राजमहल में आया। कुछ पहरेदारों को होश आ गया था। वो भी उनसे बचता हुआ लड़खड़ाता हुआ उनके पास गया। उनसे ऐसा दिखाया कि यहाँ बहुत बड़ी योजना थी। खीर में किसी ने कुछ मिला दिया था, जिससे हम सभी बेहोश हो गए। राजमहल के मंत्रीगण रानी के कक्ष में पहुंचे। रानी वहां नहीं थी। रानी को कोई ले गया था। उन्होंने सुबह राज में घोषणा करवा दी कि रानी को जो भी ले गया है, हम उसे अपना राजा मानते हैं। रानी को लेकर वापस महल आ
जय। सूरज अब राजमहल से जब अपने घर वापस गया तो उसने रानी को खोला और भोजन दिया। रानी ने कहा कि तुम अब जीवित नहीं रहोगे, तुमने मुझे यहाँ बंधक बनाया है। सूरज ने कहा कि अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे साथ, तुम्हारा यही पश्चाताप है। रानी बोली कि वो अभी यहाँ से जा रही है। सूरज ने बोला जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। रानी वहां से भागती हुई अपने महल की ओर गई। महल पर पहुंची तो द्वार पर ही सिपाहियों ने उसे रोक दिया। रानी बोली मैं रानी हूँ इस महल की, तुम्हारे महारानी। सिपाही उसे देख हंसने लगे, बोले जा यहाँ से, अपनी शक्ल देख। उन्होंने द्वार पर से उसे हटा दिया। रानी को समझ आ गया कि सूरज ने चतुराई से अपने साथ यहाँ खेल खेला है। रानी को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए अब वो कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि कोई पहचानेगा ही नहीं। वो वापस सूरज के पास लौट आई। सूरज ने उसे कहा आ गई, चलो अब कुछ खा लो। रानी वहीं रहने लगी और दिनचर्या के काम करने लगी। महल में अभी तक किसी को नहीं पता था कि रानी कहाँ गई। मंत्री भी ने राज पर अपना हाथ में ले लिया था। यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।